Please like, share, subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं सोशल साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें मैं पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषाएं भी सीखी होंगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगा। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सबकी कहानियाँ या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह जाकर वे कैसे कहानियाँ लिख पाएंगे। विविधता। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्म का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200-225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़े या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने दर्रे पर भी चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे वे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि
जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिससे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। अरब में कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई धर्म एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इनमें चीन शब्द की बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेतों के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं।
दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाली पहाड़ियों के प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों का परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधताओं में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी गई हुई है। दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दीन खून के हमारे गोली खा के सोए, जलियां बाग में हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दीन खून के हमारे। हिंदुओं और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दीन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दीन खून के हमारे। भारतीय जन नाट्य संघ। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोगों ने अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उनमें कुछ ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की यादों में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे के सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इनमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ये मैंने इस चैप्टर को रीड करके कंप्लीट किया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसमें है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जिस प्रकार का खाना बनता है आपके फ्रेंड के घर में उस प्रकार का नहीं बनता है, वहाँ अलग बनता होगा। वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है वो आपके घर में नहीं बोली जाती होगी। हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी दोनों की भाषाएं मिलती भी है, तो दोनों अलग अलग होते हुए भी एक हैं। और इसमें विविधता को कैसे समझे, पहले
पहले के लोग जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह या तो खाने के लिए या फिर खेती करने के लिए जाते थे, और उस समय जाने आने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण रेल, हवाई जहाज़ और बस ये सब नहीं थे। तो जिसके कारण वहाँ घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर जाना या पैदल बैठकर जाना पड़ता था। और फिर इसी तरह आगे इसी प्रकार से आगे संसाधन बढ़ते गए और हमारे पास आज बहुत प्रकार की संसाधन हैं। पहले लोगों के खान पान भी अलग थे और अब खान पान में भी बहुत सारे बदलाव होते जा रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी एक है। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ अनेक प्रकार के धर्म के लोग पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी अलग होते हुए भी वे आपस में एक ही हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने सोचा कि इन लोगों को अलग कर दिया जाए और अलग करके फिर इसका फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन फिर भी भारत के सभी नागरिकों ने साथ मिलकर एक साथ अंग्रेज़ों को अपने भारत से निकाल दिया। इसी प्रकार भारत विविधताओं वाला देश है और यहाँ पे सब मिलजुल कर एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। और यहाँ पे फिर एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एक उदाहरण दिया गया है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि लद्दाख और कश्मीर में कितनी असमानताएं हैं, फिर भी वो दोनों एक ही हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर खेती संभव नहीं है और यहाँ के लोग जो है सो बकरी पालते हैं इस प्रकार। और केरल भारत दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विशेष प्रकार का मसाला भी पाया जाता है। इस तरह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को लेकर बताया गया है कि भारत विविधताओं वाला देश है और फिर भी भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। यही है इस चैप्टर में, और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका आंसर दूं और इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं हर चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर का भी वीडियो डालूंगी। और इसी प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका पार्ट 1 भी है, आप इसके पार्ट 1 में जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पे आधा चैप्टर वहाँ पे है और आधा चैप्टर यहाँ पे है। इसी प्रकार से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। थैंक यू।